हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के सारे मेथड सीख चुके हैं। इसमें अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें जो लीनियर इक्वेशन आ रहा है उसमें मान लो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 25 ऐसा कुछ आ गया है। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, क्या ये सॉल्व नहीं होगा? स्क्वायर रूट एक्स आ गया, लीनियर इक्वेशन नहीं है ये, इसमें हमारा सीखा वो कोई भी मेथड काम नहीं करेगा। लेकिन क्या ये सॉल्व हो सकता है? मान लो दूसरा इक्वेशन जो आता है हमारे पास वो इसी तरह का है, 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू, फिर से कोई नंबर है, मान लो 12 है। ये दो इक्वेशंस हैं। जाहिर सी बात है लीनियर इक्वेशन नहीं है, इस चैप्टर के बाहर के हैं। लेकिन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें मान लो स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू पी, लेट स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू पी। तो हमारे इक्वेशंस क्या बन जाते हैं? 2p प्लस 3y इज इक्वल टू 25 और 2p माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब तो दोनों लीनियर इक्वेशन हैं, हमारे पास दो वेरिएबल है p और y। किसी भी मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है, बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और एक बार ये सॉल्व हो गया अगर, तो p की जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे डाल देंगे तो, और फिर इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे तो x इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब ये दोनों इक्वेशन जो हैं डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, लेकिन इसको उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। दिख रहा है कैसे किया जा सकता है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो चलो स्क्वायर रूट एक्स का था, सीधा सीधा दिख गया। अगर मान लो हमारे पास इक्वेशन है 3xy प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन भी इसी तरह से लिख लो। मान लो 12xy प्लस 2y इज इक्वल टू 9। ये भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। x y को मान लेना है p, यहाँ पे p आ जाएगा, यहाँ पर भी p आ जाएगा और हमारा इक्वेशन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मान लो इस इक्वेशन में थोड़ा सा और ट्विस्ट है, यहाँ पे भी x है। अब क्या होगा? अब तो ये डिग्री 2 इक्वेशन बन गया है। इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में। मजा आएगा ना इसको सॉल्व करने में, बड़ा मजा आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, इसकी डिग्री 2 है और x और y दोनों का प्रोडक्ट भी आ रहा है, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, हम लोग यही सब सीखेंगे इस टॉपिक में। अब बस यही बचा है इस चैप्टर में। इस चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसी तरह के होते हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा मजा आएगा। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 13 एंड 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू -2। सिंपल क्वेश्चन है या मुश्किल है? बहुत सिंपल है ये तो, दिख रहा है ना। इसमें हम लोग 1 बाई एक्स को एक वेरिएबल मान लो a मान लेते हैं, और 1 बाई वाई को दूसरा वेरिएबल मान लो p। लेट इतना सा मान लो, तो हमारे इक्वेशन सब क्या हो जाएंगे? 2a प्लस 3b, y अब बदल चुका है, y के जगह पे b आ जाएगा। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 5a
-4b इज इक्वल टू -2। किस मेथड से सॉल्व करोगे इसे? जिसे चाहो उसको सॉल्व कर सकते हो। दो लीनियर इक्वेशन है, सिंपल वाली इक्वेशन है, कोई मुश्किल नहीं लग गया इसमें। अब इसको चाहे जिस भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो इसके b को एलिमिनेट कर देते हैं। एक में प्लस है, एक में माइनस है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा? 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 52। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 15a माइनस 12b इज इक्वल टू -6। दोनों को ऐड कर देना है सिंपली, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। 8 प्लस 15 23a इज इक्वल टू 52 माइनस 6 46। a की वैल्यू हमें क्या मिल गई? a इज इक्वल टू 2। इस वैल्यू को डाल दो अब पहले इक्वेशन में। 2a 2 इंटू 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 13। यहां से क्या आया? 3b इज इक्वल टू 9, यानी कि b इज इक्वल टू 3। हमारी a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन में a और b नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा कुछ और गया है। क्या पूछा गया है? x और y। क्या था हमारा? x था 1/a, तो x की वैल्यू क्या होगी? 1/a इज इक्वल टू 1/2। उसी तरह से y की वैल्यू क्या है? 1/b इज इक्वल टू 1/3। यह हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको चेक भी कर सकते हो। x की वैल्यू जब 1/2 हम लोग डाल देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 4, है ना। नीचे 1/2 आएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। लिख के दिखाऊं क्या? चलो इधर लिख लेते हैं। 2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 3 डिवाइड बाई 1/3 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9। ये कितना हो जाता है? 13। ठीक उसी तरह से इस इक्वेशन को देखो। 5 डिवाइड बाई 1/2 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 1/3 इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 टू 10 माइनस 4 टू 12। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है। 5 डिवाइड बाई 1/2 माइनस 4 डिवाइड बाई 1/3 इज इक्वल टू 10 माइनस 12 इज इक्वल टू -2। यह भी सही आ रहा है, यह भी सही आ रहा है। दोनों इक्वेशंस हमने वेरीफाई कर लिए, मतलब आंसर हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है। जिन्होंने पहला वीडियो क्वेश्चन समझा है वो तो आराम से देख सकते हैं ना कि 1/x माइनस 1 यहाँ है, 1/y माइनस 2 यहाँ पर है, सेम यहाँ पे भी है 1/x माइनस 1 और यह है 1/y माइनस 2। तो 1/x माइनस 1 को यदि a मान लिया जाए और 1/y माइनस 2 को अगर b मान लिया जाए तो हमारा फ्रैक्शन सब खत्म हो जाएगा। सीधे सीधे से लीनियर इक्वेशन आ जाएंगे। क्या आएंगे इक्वेशन? पहला इक्वेशन जो है ये हो जाएगा 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन क्या होगा? 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 आएगा। अच्छा, इसमें 2 कहां से आ गया है? 2 तो नहीं है यहाँ पे। 5a प्लस b इज इक्वल टू 2 और 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको अगर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे इक्वेशन को तो हमारा b में आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा, यहाँ पे प्लस b है, आराम से बन जाएगा। इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं। क्या आएगा? 2a
माइनस बी इज इक्वल टू 1/3। अब इन दोनों को ऐड कर दो, b कैंसिल हो गया। 7a इज इक्वल टू 2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 7/3, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/3। 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, a 1/3 आ गया। अब b निकाल दो, किस इक्वेशन में डालें a की वैल्यू, इसमें डाल देते हैं। इस इक्वेशन में अगर a की वैल्यू डालें तो क्या आएगा 2 इंटू a की वैल्यू 1/3 माइनस b इज इक्वल टू 1/3, यानी कि b इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3। यह भी 1/3 आ गया। अब सॉल्व कर लो ना। a जब माइनस 1/3 है मतलब क्या होगा, x माइनस 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 4। ठीक उसी तरह से y माइनस 2 की वैल्यू होगी 3, यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई 3 + 2 5। यह हमारा आंसर हो गया, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। सिंपल है, जितना टेढ़ा सा क्वेश्चन था उतना सिंपल सॉल्यूशन आया। देखो लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है, इक्वेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं। अब चेक कर लेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, चेक कर लेना है एकदम, कोई डाउट नहीं रहे मन में। क्या होगा 5 डिवाइड बाई a की वैल्यू है, x की वैल्यू है 4, 4 माइनस 1 3 प्लस 1 डिवाइड बाई y की वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस 2 3, ये कितना हो जाएगा 5/3 प्लस 1/3 6/3 इज इक्वल टू 2। ठीक हो रहा है ये इक्वेशन। दूसरे को भी चेक कर लो। 6 डिवाइड बाई x माइनस 1 की वैल्यू आई है 3 माइनस 3 डिवाइड बाई y माइनस 2 की वैल्यू भी आई है 3, मतलब क्या हो गया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यह भी सेट हो रहा है। दोनों इक्वेशन हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 से। ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boat goes 30 kilometers upstream and 44 kilometers downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. Determine the speed of the stream and that of boat in still water. क्वेश्चन यह कह क्या रहा है, कंप्यूटर जी स्क्रीन पे थोड़ी सी जगह चाहिए, हमें डायग्राम बनाना है। हाँ, क्वेश्चन कर रहा है कि एक नदी में एक नाव है, पहले इतना तो क्लियर है। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो नदी में नाव है इतना तो क्लियर है। यह मान लो एक नदी है, ठीक है, ये इसमें पानी बह रहा है, देखने में नहीं लग रहा है पानी के जैसा, ड्राइंग अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन समझ लो ऐसा ही कुछ है। इस नदी में एक नाव है, यूं, ठीक है, ये एक नाव है जो इस नदी में जा रही है। नदी के फ्लो की डायरेक्शन पहले मान लेते हैं हम लोग। नदी मान लो इस दिशा में जा रही है, ये दाहिनी तरफ जा रही है, राइट साइड जा रही है नदी, ठीक है। बोट के बारे में क्या दे रहा है, बोट जा रही है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, मतलब 10 घंटे में क्या हो रहा है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम किधर होगा, अप स्ट्रीम नदी के विपरीत होगा, अप स्ट्रीम की डायरेक्शन यह होगी, है ना, ये अप स्ट्रीम हुआ। और डाउन किधर होगा, नदी की दिशा में डाउन। क्वेश्चन कह रहा है यह जो नाव है ये 30 किलोमीटर अप जाती है, इधर 30 किलोमीटर तक जाती है, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, फिर वापस आती है 44 किलोमीटर इस तरफ, वापस आगे चली जाती है। 30 किलोमीटर यहाँ गई थी, 44 किलोमीटर कहीं आगे आ गई यहाँ तक। इस प्रोसेस में कितना समय लगा 10 आवर्स, है ना। इस पार्ट के लिए पहले इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट को देखेंगे। तो देखो, यदि मान लो नाव को कोई चला नहीं रहा है तो नाव कहाँ पे रहेगी, यहाँ रुकी रहेगी या कहीं जाएगी,
नाव को कोई नहीं चला रहा है अभी, नाव पे नाविक है लेकिन वो चला नहीं रहा है। तो नाव कहाँ पे रहेगी? स्थिर रहेगी पानी में जहाँ थी वहीं? नहीं, पानी के साथ बहती जाएगी ना, इस दिशा में बहती जाएगी। किस स्पीड से बहेगी? जो पानी का स्पीड है उसी स्पीड से बहेगी। पत्ते को बहते हुए हमने देखा है, कुछ भी ड्रॉप करके बचपन में खेला होगा, जो बारिश हो रही है पानी में नाव चला रहे थे, पानी के साथ नाव चली जाती है। किस स्पीड से जाती है? पानी की जो स्पीड होती है उसी स्पीड से जाती है ना। तो यदि कोई उसको नाव को नहीं चलाएगा तो वो पानी की स्पीड से चली जाएगी। तो पानी की स्पीड हमें चाहिए इसके लिए। रिवर किस स्पीड से फ्लो कर रही है? मान लो रिवर की स्पीड क्या मान लें? चलो y मान लेते हैं। रिवर की स्पीड अगर y किलोमीटर पर आवर है तो वो y के स्पीड से अगर कोई नहीं चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है नाव को अगर, तो यह y के स्पीड से नदी के साथ बहती चली जाएगी, है ना। लेकिन हमारे क्वेश्चन में है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, मतलब नाव को इधर चलाना होगा, है ना। तो अब नाव में जो भी मोटर लगी हुई है, उस मोटर से अगर नाव की स्पीड x किलोमीटर पर आवर की हो जाती है, अगर, है ना, नाव की स्पीड यहां से अगर x किलोमीटर पर आवर की होती है, इस दिशा में ब्लू है रिवर बोट की स्पीड है, क्या स्पीड है? x किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड है, किलोमीटर पर आवर नहीं लिख रहा हूं मैं। तो क्या होगा रिजल्ट? पानी इसको एक y की स्पीड से इधर ढकेल रहा है और नाव खुद इधर x की स्पीड से जा रही है, मतलब खींचातानी हो रहे हैं दोनों के बीच में। अंतिम रिजल्ट क्या होगा इसका? पानी नाव को y की स्पीड से इस तरफ ढकेल रहा है, y की स्पीड से, और नाविक जो है या बोट जो मोटर जो लगी हुई है बोट में, ये इसको x की स्पीड से इस तरफ ढकेल रहा है। तो रिजल्ट क्या आएगा? अप स्ट्रीम स्पीड यही होगी, x माइनस वाई आ जाएगा रिजल्ट, x माइनस वाई रिजल्ट आएगा। यदि x y से बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन y, अगर ऐसा होगा, इस दिशा में अगर स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो इधर जा पाएगी। अगर रिवर की स्पीड ज़्यादा हो गई तब तो रिवर उसको बहा कर ले चला जाएगा। अगर x की वैल्यू y से ज़्यादा होगी तो नाव जा पाएगी अप स्ट्रीम, और किस स्पीड से जा पाएगी? x माइनस वाई, मतलब हमारी अप स्ट्रीम स्पीड अब आ रही है हमारे पास, क्या आ रही है? x माइनस वाई, अप स्ट्रीम स्पीड आ गई। और जब हम लोग डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, उस हालत में क्या होगा? y की स्पीड से पानी उसको इस तरफ ढकेल रहा है और x की स्पीड से उसकी इंजन भी इसी तरफ ढकेल रही है ना। x की स्पीड से इंजन ढकेल रही है और y की स्पीड से उसको वाटर भी इसी तरफ ढकेल रहा है। तो टोटल स्पीड कितनी आ जाएगी? x प्लस वाई आ जाएगी, यही हो जाएगी हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड। ये चीज अगर समझ में आ रही है तब तो क्वेश्चन बन जाएगा। x प्लस वाई, अगर यह समझ में आ गया है तब तो फिर स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब हम लोग इक्वेशन में, क्वेश्चन में जो दिया है उसके पहले पार्ट में इसका इक्वेशन बना सकते हैं। बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करेंगे तो टाइम मिल जाएगा। 30 किलोमीटर उसको जाना है, अप स्ट्रीम जाना है। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है? x माइनस वाई। लेकिन अप स्ट्रीम जाके कहानी खत्म नहीं हो रही है। बोट पहले अप स्ट्रीम जा रही है, बोट पहले अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर जा रही है, फिर डाउन स्ट्रीम भी आ रही है। कितनी दूर आ रही है? 44 किलोमीटर्स। तो 44 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम भी जा रही है बोट। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है? x प्लस वाई, है ना। इन दोनों काम में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 10 आवर्स। इसी तरह से दूसरे पार्ट का भी इक्वेशन हमें बना लेना है।
क्या आएगा 40, दूसरे पार्ट में है 40 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम मतलब स्पीड x माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई। इसमें टाइम कितना लग रहा है 13 आवर्स। इक्वेशन को बनाने में भी काफ़ी मेहनत लग गई यहाँ तो, लेकिन जब इक्वेशन बन गया अब तो सॉल्व हो जाएगा ना। क्या करेंगे हम लोग अप 1/x माइनस वाई को कुछ एज्यूम कर लो, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू ए, ऐसा मान लिया जाए। 1/x प्लस वाई इसको क्या मान लिया जाए b। तो अब हमारे लीनियर इक्वेशन बन जाते हैं सिंपल। जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी थी अब खत्म हो गई। हमारा लीनियर इक्वेशन क्या आया है 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10। और दूसरा इक्वेशन क्या है 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। किस मेथड से सॉल्व करोगे इसे? चलो इसको एलिमिनेट और सब्स्टिट्यूट दोनों में परेशानी लग रही है ना, इसको चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी सी। वैसे एलिमिनेट भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, चॉइस के ऊपर। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इक्वेशन को क्या लिखना पड़ता था 10 को लेफ्ट साइड में लाना होगा। 30a प्लस 44b इज इक्वल टू माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और दूसरा है 40a प्लस 55b माइनस 13 इज इक्वल टू 0। याद है फॉर्मूला x डिवाइड बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1। याद नहीं आ रहा है तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देता। अच्छा पहले x और y कहाँ से आया, ये तो a भी आएगा ना, x और y का ही रट्टा मारा हुआ है। यहाँ पे आएगा a, यहाँ पर आएगा b। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं इसी में बता देता हूँ, ब्लू कलर से हल्का सा ड्रॉ कर देता हूँ। हमारा x आता था, a आता था, a के पहले x आ जाता था, है ना, और यहाँ पे b आता था, b के पहले y और यहाँ पे 1 आता था। और क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग क्या करते थे x के नीचे इस तरह से क्रॉस कर देते थे, है ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अच्छा यहाँ पे फिर से a आ जाता है, अब ये 0 0 नहीं a आ जाएगा, दिस इंटू दिस, मतलब क्या है a के नीचे क्या आएगा a1, सॉरी यहाँ पे a आता है, x आता है, x आता है, a1 इंटू b इंटू सी आएगा इसमें, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। उसी तरह से y के नीचे c और a आ जाता है, और 1 के नीचे 1 और 2 आता है। मल्टीप्लाई कर लो, क्या क्या आता है a डिवाइड बाय, ये क्या आएगा 44 इंटू 13 माइनस 44 इंटू 13, और इधर क्या आएगा प्लस 10 इंटू 55, है ना, इज इक्वल टू b डिवाइड बाय c1 a2 माइनस 10 इंटू 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c2 इंटू a1 13 इंटू 30 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 30 इंटू 55 माइनस 40 इंटू 44। यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आएगी माइनस 44 इंटू 13 प्लस 10 इंटू 55 डिवाइड बाई 30 इंटू 55 माइनस 40 इंटू 44। बड़ा लंबा कैलकुलेशन है, कैसे होगा यह? ज़्यादा लंबा नहीं है, देखो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से 11 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, जो कि कैंसिल हो जाएगा।
ऊपर से 11 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 13 इंटू 4, 11 तो बाहर चला गया, -52 प्लस यहाँ से भी 11 निकल गया, बच जाएगा क्या 10 इंटू 5 50। नीचे क्या आएगा, इससे भी 11 निकल चुका है, 30 इंटू 5 बच जाएगा 150 माइनस यहाँ से भी 11 निकल चुका है, 4 बचेगा 40 इंटू 4 -160, तो यह कैंसिल हो गया। क्या बचा -2 डिवाइड बाई -10 इज इक्वल टू 5। ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5। ठीक इसी तरह से बी को सॉल्व कर दो, बी में भी हम लोग वही कर देंगे। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी 1/5 आई है, 5 कहाँ से है ये 1/5 है। बी की वैल्यू में आएगा माइनस, यहाँ पे 10 कॉमन ले लेंगे हम लोग, -10 ऊपर से -10 अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 40 प्लस 30। इसमें देखो -10 कॉमन लिया तो 40 प्लस 13 इंटू 3 39, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, यही -10 जो इधर बचा, सॉरी इसमें से अब 10 कॉमन लेना है हमें, 10 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 55 इंटू 3 165 माइनस 44 इंटू 4 176, ये 10 और 10 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचता है, यहाँ पे माइनस होगा ना, ये माइनस है, ऊपर -1 डिवाइड बाय -11 है ना, तो ये क्या बचा 1/11। बी की वैल्यू हमारी जो आ गई वो है 1/11। हमारा ए आ गया 1/5 और बी आ गया 1/11। आ जाओ वापस, यहां पे ए की वैल्यू 1/5 आई है, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा क्या आता है x प्लस वाई, बी की वैल्यू जो है 11। अब हमारे पास फिर से दो लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, फिर से इन दोनों को सॉल्व करना होगा, लेकिन इस बार तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना, दोनों को सिंपली ऐड कर दो। 2x इज इक्वल टू 16 यानी कि x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8 डाल दो यहाँ पे, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब आ जाओ हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पे, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 और y की वैल्यू आ गई है 3, 8 और 3, ठीक है। अब चेक कर लो, सॉल्व हो जाएगा हमारा। x और y की वैल्यू यहां पे डालनी होगी, 30 डिवाइड बाय 5 क्या आएगा 6, 44 डिवाइड बाय 11 4, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, हो रहा है वेरीफाई। ठीक उसी तरह से इसको देख लो, 40 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 5, सॉरी x माइनस वाई की वैल्यू हमें डालनी है 5, 40 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 8 और 55 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 5, 8 प्लस 5 13, वेरीफाई हो रहा है अभी। दोनों क्वेश्चन दोनों इक्वेशंस हमारे सेटिस्फाई हो गए।